3 फरवरी को खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की। 96 साल के बीजेपी नेता आडवाणी ये सम्मान पाने वाले देश के 50वें व्यक्ति हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेटसमैन हैं। देश का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने की घोषणा के बाद से पीएम मोदी और आडवाणी के बीच के रिश्तों की चर्चा हो रही है। तो आज हम बताएंगे इस स्टोरी में उस हवाई यात्रा की कहानी जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की कुर्सी बची और आगे चलकर वो प्रधानमंत्री बने। 12 अप्रैल 2002 की बात है। गुजरात दंगे के बाद गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को एक ही विमान से दिल्ली से गोवा जाना था। इस दोनों के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी जाने वाले थे। पीएम के इस विमान के दिल्ली से उड़ान भरने के कुछ समय पहले विनिवेश मंत्री अरुण शौरी के पास पीएम की सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा का फोन आया। ब्रजेश मिश्रा ने शौरी से पूछा क्या आपने गोवा जाने का टिकट करवा लिया है। शौरी हाँ में सवाल का जवाब देते हैं। इसके बाद ब्रजेश मिश्रा ने शौरी से कहा कि आप अपना टिकट कैंसिल करवा लीजिए, आप पीएम और डिप्टी पीएम के साथ प्लेन में जाने वाले हैं। शौरी हैरान होकर इसकी वजह पूछते हैं। ब्रजेश मिश्रा बताते हैं कि अगर आप साथ नहीं जाएंगे तो सफर के दौरान वाजपेयी जी और आडवाणी जी आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे। ये सुनते ही अरुण शौरी पूरे मामले को भांप जाते हैं। इसकी वजह यह थी कि शौरी दोनों नेताओं के बीच चल रही राजनीतिक तल्खी को जान रहे थे। शौरी तय समय पर एयरपोर्ट पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री को ले जाने वाले विशेष विमान में दाखिल होते हैं। दाखिल होते ही वे देखते हैं कि वाजपेयी, आडवाणी और जसवंत सिंह अपनी सीटों पर बैठे हैं। वाजपेयी विंडो सीट पर बैठे थे और किसी से बात किए बिना बाहर की ओर देख रहे थे। प्लेन अपने तय समय पर टेक ऑफ करता है। इसके बाद वाजपेयी सामने वाले टेबल पर रखे अखबार को उठाते हैं और पूरे पन्ने को खोलकर अपने चेहरे को ढक लेते हैं ताकि सामने बैठे आडवाणी से नजरें भी न मिल पाए। इसके बाद आडवाणी भी इसी तरह एक अखबार उठाते हैं और पढ़ने लगते हैं। शौरी साफ देख पा रहे थे कि देश के दो बड़े नेता एक दूसरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। शौरी को ब्रजेश मिश्रा की बात याद आती है और वे दोनों नेताओं के बीच की दूरी को कम करने की तरकीब सोचने लगते हैं। कुछ देर बाद अरुण शौरी वाजपेयी के हाथ से अखबार ले लेते हैं और कहते हैं कि वाजपेयी जी, न्यूज़पेपर तो आप बाद में पढ़ लीजिएगा, आप आडवाणी जी से जो कहना चाहते हैं वो खुल के कह दीजिए। शौरी के इस प्रयास से विमान के अंदर का माहौल थोड़ा हल्का होता है। इसके बाद वाजपेयी जी कहते हैं कि वे सिर्फ 2 चीज चाहते हैं। पहली ये कि वेंकैया नायडू को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और दूसरी एक नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। आडवाणी तुरंत इस बात का विरोध करते हैं। हालांकि वाजपेयी ने मन बना लिया था कि गोवा पहुंचकर नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लिया जाए। दिल्ली से गोवा जाने के दौरान हवा में अगले 1 से 20 मिनट तक यानी करीब 2 घंटे चारों नेता इस मुद्दे पर बहस करते रहे। आखिर में कुछ देर के लिए वाजपेयी शांत हो गए, बाकी लोग भी शांत बैठे रहे। इस तरह पूरे विमान में शांति छा गई। इस चुप्पी को खत्म करने के लिए जसवंत सिंह ने कुछ देर बाद अटल जी से सवाल किया कि आप क्या सोच रहे हैं। कुछ देर बाद अटल जी अपनी चुप्पी तोड़े और जवाब दिया कि दंगे के बाद कम से कम वो इस्तीफा देने का ऑफर तो कर दे। इस पर आडवाणी बोल पड़े कि अगर नरेंद्र मोदी के पद छोड़ने से गुजरात की स्थिति में कोई सुधार आता है तो मैं चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी पद छोड़ दे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके पद छोड़ने से गुजरात की स्थिति में सुधार आएगा। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात को नहीं मानेगी। हालांकि वाजपेयी मन बना चुके थे कि मोदी का इस्तीफा ले लिया जाएगा। विमान के लैंड होने से पहले ही मोदी के इस्तीफे की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। गोवा में प्लेन की लैंडिंग के साथ मोदी को भी वाजपेयी जी की राय के बारे में बता दिया गया। बैठक शुरू हुई और मोदी ने इस्तीफे का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सारे नेताओं के बोलने के बाद मोदी उठे और बीते सालों में हुए दंगों के पीछे की ऐतिहासिक वजह गिनाई। अंत में मोदी ने कहा कि वे गुजरात में हुए कांड की जिम्मेदारी ले रहे हैं और इस्तीफा देने के लिए तैयार है। मोदी के इतना कहने के बाद बैठक में अलग अलग राज्यों से आए बीजेपी के नेता शोर मचाने लगे और मोदी के इस्तीफे का विरोध करने लगे। इस्तीफा मत दो के नारे से मीटिंग हॉल गूंज उठा। बीजेपी नेता प्रमोद महाजन ने भी मोदी के इस्तीफे का विरोध किया। वहां ये सब कुछ देखकर वाजपेयी हैरान रह गए। वाजपेयी इस राजनीतिक परिस्थिति में शायद खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे। मामला बिगड़ते देख इसी समय शौरी ने माइक संभाला। उन्होंने कहा कि विमान में अटल जी और आडवाणी जी के बीच हुई चर्चा में नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लिए जाने पर सहमति बनी है, लेकिन इसके बाद भी शोर नहीं रुका। इस वक्त वाजपेयी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। माहौल देखकर वाजपेयी ने कहा कि मोदी के इस्तीफे का फैसला बाद में लेंगे। इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। मंच के नीचे नेता मोदी के समर्थन में नारे लगाते रहे। आडवाणी यह सब कुछ शांति से देख रहे थे। उन्होंने इस हंगामे के वक्त एक शब्द नहीं बोला और न ही उन्होंने इस हंगामे को रोकने की कोशिश की। वाजपेयी को पहली बार अपने ही पार्टी के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा था। अंत में वही हुआ जो लालकृष्ण आडवाणी चाहते थे और मोदी का इस्तीफा नहीं हुआ। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हुई कि मोदी के बचाव की यह पटकथा पार्टी के बड़े नेताओं ने आपस में मिलकर लिखी थी, जिसकी भनक वाजपेयी तक को नहीं लगी। इस राजनीतिक घटना से नरेंद्र मोदी की न सिर्फ सीएम की कुर्सी बची बल्कि आगे चलकर वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। अगर उस समय उन्हें इस्तीफा ले लिया जाता तो शायद वे इस पद तक नहीं पहुंच पाते।
इस घटना के कई साल बाद अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला किया है। यही वजह है कि उनके राजनीतिक रिश्तों की चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी थी। पीएम मोदी ने लिखा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक आडवाणी जी का भारत के विकास में अहम योगदान है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय कार्य हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे लिखा, सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी के दशकों लंबी सेवा को पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के रूप में जाना जाता है, जिसने राजनीतिक नैतिकता के एक अनुकरणीय मानक स्थापित किए। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में शानदार प्रयास किए। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने, उनसे सीखने की अनगिनत अवसर मिले। हाल ही में अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो आडवाणी को भी वहां जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते अयोध्या नहीं जा पाए। इसके बाद से कई सवाल भी उठे थे, लेकिन अब सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर राम जन्मभूमि में उनके योगदान को सम्मान दिया है। आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश के वरिष्ठतम नेता और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा अत्यंत सुखद और आनंददायी है। आज़ादी के बाद देश के पुनः निर्माण में आडवाणी जी की अहम भूमिका रही है। आडवाणी जी राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण है। आडवाणी जी को भारत रत्न घोषित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं तथा आडवाणी जी के स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करता हूं। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जो 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से ही सबसे ज्यादा समय तक पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहे। पहली बार 1986 से 1990 तक अध्यक्ष रहे और उसके बाद 1993 से 98 और फिर 2004 से 2005 तक पार्टी अध्यक्ष रहे। बतौर सांसद 3 दशक की लंबी पारी खेलने के बाद आडवाणी पहले गृह मंत्री, बाद में अटल जी की कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री बने। बता दें कि आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत पाकिस्तान में हुआ था। वह कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में पढ़े और उनके देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1947 में आडवाणी देश का आज़ाद होने का जश्न भी नहीं मना सके, क्योंकि आज़ादी के महज कुछ घंटे में ही उन्हें अपने घर को छोड़कर भारत रवाना होना पड़ा। हालांकि उन्होंने इस घटना को खुद पर हावी नहीं होने दिया और मन में इस देश को एक सूत्र में बांधने का संकल्प लेकर राजस्थान में आरएसएस प्रचारक के काम करने लगे। 1957 में आडवाणी को राजस्थान छोड़कर दिल्ली आने के लिए कहा गया, जिससे कि वे लोग अटल और नवनिर्वाचित सांसदों की मदद कर सके। दिल्ली में दफ्तर में करीब 3 साल तक काम करने के बाद आडवाणी ने अपने जीवन का एक नया अध्याय बतौर पत्रकार शुरू किया और 1960 में उन्होंने ऑर्गेनाइजर में सहायक संपादक पदभार संभाला। 1980 से 1990 के बीच आडवाणी ने भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए अपना पूरा समय दिया और इसका परिणाम तब सामने आया जब 1984 में महज 2 सीट हासिल करने वाली पार्टी को लोकसभा चुनाव में 86 सीट मिली और उस समय के लिहाज से काफी बेहतर प्रदर्शन था। पार्टी की स्थिति 1992 में 121 सीटों और 1996 में 161 सीटों पर पहुंच गई। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और बीजेपी सबसे अधिक संख्या वाली पार्टी बनकर उभरी थी। आडवाणी जी को भारत रत्न मिला, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।